आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पाली के बड़े अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन खत्म, 154 संक्रमित आए सामने, 2 की मौत। जिले में अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 14,306 हो चुकी है। इधर अब तक पाली जिले में 199 लोग इस संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं। पाली में लगातार बढ़ रही संख्या के चलते पिछले 10 दिनों में 859 संक्रमित मरीज के केस एक्टिव है। इधर पाली जिले में मरीजों की रिकवरी रेट घटकर 93.90% हो चुकी है। पाली में लगातार बढ़ रहे संक्रमित मरीजों के चलते अस्पताल में बेड भी कम पड़ रहे हैं। पाली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जहां अब बड़े अस्पतालों में रोगियों की जान बचाने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं बचे हैं। इसके चलते चिकित्सा विभाग की ओर से सरकार को सूचना दे दी गई है। उम्मीद है कि शनिवार शाम तक पाली में यह इंजेक्शन पहुंच जाएंगे। प्रदेश की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का परिणाम यूं तो प्रदेश की मौजूदा सियासत या सदन के भीतर संख्या गणित पर ज्यादा असर नहीं डालेगी, लेकिन इस उपचुनाव को 2023 में होने वाले राजस्थान विधानसभा के चुनाव से ठीक पहले होने वाला सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। यही कारण है कि चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ने ही इस उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। 2 तारीख को परिणाम आएगा, लेकिन उससे ठीक पहले ऐसे कई अहम मुद्दे हैं जो इस उपचुनाव के दौरान प्रदेश में छाए रहे और राजनीति प्रदेश की भी इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती रही। फिर चाहे इस पूरे उपचुनाव में बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गायब रहने की, या फिर बात की जाए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के नाथी के बाड़े से जुड़े बयान की, या फिर प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया के महाराणा प्रताप से जुड़े विवादित अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल की। इसके अलावा चाहे पुजारी मौत की मामला हो, या फिर छबड़ा में दंगों का मामला, या फिर भाजपा को लगता है कि राजस्थान सरकार में अब तक जो राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई वो भी चुनाव में एक बड़ा सियासी हथियार हो सकता है। ये वो तमाम मुद्दे थे जो इस उपचुनाव में छाए रहे प्रदेश के सियासी हलकों में। हालांकि इन मुद्दों का, इन घटनाओं का किस राजनीतिक दल को कितना फायदा होगा, ये तो 2 मई को जब इस उपचुनाव के परिणाम सामने आएंगे तभी सामने आ पाएगा। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर शुक्रवार तड़के खड़े ट्रक के पीछे कंटेनर टकरा गया। टक्कर इतनी भयंकर थी कि चालक और सहचालक कंटेनर के अंदर ही बुरी तरह फंस गए। देखते ही देखते कंटेनर के केबिन में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और ट्रक ड्राइवर और खलासी जिंदा जल गए। यह हादसा ऋषभदेव थाना क्षेत्र के बालाजी होटल के सामने हुआ। आग इतनी भयावह थी कि आग ने कुछ ही पलों में ट्रकों को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान हाईवे पर लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने बताया कि प्रथम दृष्टया आग ट्रकों की भीषण भिड़ंत से लगी है। 2 ट्रकों की भीषण भिड़ंत में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों का शव पुलिस ने मोर्चरी में रखवाया है। दोनों ही युवकों के शव बुरी तरह जल जाने से शिनाख्त नहीं हो पाई है। ऋषभदेव थाना पुलिस ट्रक के नंबर के आधार पर दोनों युवकों की शिनाख्त की कोशिश कर रही है। इस साल आखा तीज पर बम्पर शाहों की धूम थी, लेकिन अचानक आए कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया और सभी के सपने धरे के धरे रह गए। उसके बाद धीरे धीरे कोरोना का कोहरा छटने लगा तो परिजनों ने अपने लाडलों और लाडलियों की शादी की वापस तैयारियां शुरू कर दी, जमकर खरीदारी की और मेहमानों को आमंत्रित तक कर दिया। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बाद राज्य सरकार ने वीकली लॉकडाउन लागू कर दिया और साथ में कोरोना की नई गाइडलाइन भी जारी कर दी। नई गाइडलाइन के मुताबिक शादी में मात्र 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। ऐसे में अब धूमधाम और भव्य तरीके से शादी करने के सपने पर वापस पानी फिर गया है, जिसके चलते ज्यादातर लोग शादियों को स्थगित कर रहे हैं। इसका सीधा असर शादी समारोह से जुड़े लोगों पर पड़ रहा है। पिछले सीजन में भी शादियां लगातार कैंसिल हो रही थी। इस बार व्यापारियों को उम्मीद थी कि अच्छे सावों में अच्छी कमाई होगी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने उनके अरमानों पर ब्रेक लगा दिया। सुबह मेडिकल जूरिस्ट जेलेनेट से फोन गया थाने पे कि रात को करीब 11 साढ़े 11 बजे भजनगंज की रहने वाली उषा देवी जो फांसी का खाने से और एडमिट हुई थी, जिसकी थोड़ी देर बाद मृत्यु हो गई।
सुबह कार्रवाई के लिए डीओ को बुलाया था, मेडिकल जूरिस्ट। पोस्टमार्टम कर रहे हैं? हाँ, पोस्टमार्टम पर। आप लगाई पास? उसके घर पे लगाई थी। कोई कारण सामने आया? नहीं, अभी कोई कारण नहीं, जांच का विषय जांच जारी। सर कुछ नहीं, पत्नी थोड़ा सा लॉकडाउन की स्थिति को सुन के परेशान हो गई, और हमारी 2 बेटी है, मेरे एक बेटा है, बड़े बड़े बच्चे हैं मेरे, और हम ठेला लगाते हैं नाश्ते का, उससे परिवार चलता है मेरा। उस परिवार से ही मैं सारे कार्यक्रम करता हूँ। मेरे 6 बहनें हैं और माँ बाप नहीं है मेरे, और उसी से मैं बच्चों की शादी वगैरह करने के लिए सारी व्यवस्था कर रहा था। तो बीच में लॉकडाउन को सुन के इससे टेंशन में हो गए, और हम जहाँ बेटी की सगाई करी है वहाँ हम जाके आए, बातचीत करके आए, तो उनसे बात करी, भाई जल्दी से जल्दी आप कर लो, कि लॉकडाउन नहीं लग जाएगा तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। तो इस चक्कर में टेंशन में आ गई, बोले कैसे करेंगे, कैसे क्या होगा। तो वो हमको खाना वाना खिलाकर और खुद हमको सुला दिया, और खुद रात को 11 बजे सुसाइड कर लिया। अभी आपने कोई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी? थाने में रिपोर्ट नहीं, हम तो पेशेंट को पहले यहाँ लाए, फिर यहाँ पे पुलिस आ गई, इन्होंने रिपोर्ट लिखवा ली, भाई क्या क्या हुआ, ऐसे हुआ साहब। फिर वो रिपोर्ट इससे जो इन्फॉर्मेशन जो भेजते हैं वो भेज देते हैं, मेडिकल वाले भेज देते हैं। फिर हमने सुबह थाने पे भी रिपोर्ट कर फोन कर दिया कि साहब ऐसी बातें बोला हम आ रहे हैं, फिर वो केस हुआ। चूरू में अप्रैल माह में पड़ रही भीषण गर्मी से शुक्रवार को बारिश के बाद राहत मिली है। पिछले 1 सप्ताह से आसमान से बरस रही आग ने जहां जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा था, तो शुक्रवार को मेघ गर्जनों के साथ हुई मूसलाधार बारिश के साथ चने के आकार के ओले गिरे, तो बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई। 2 बार ओलावृष्टि के साथ हुई मूसलाधार बारिश के बाद शहर के निचले इलाकों में सड़कें दरिया बन गई, जिसके चलते राहगीरों और छोटे वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिला मुख्यालय की सुभाष चौक से पंखा सर्किल जाने वाली और बालिका महाविद्यालय से गढ़ चौराहे की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क पर पानी का अधिक भराव देखा गया। तो यही हालात जिला कलेक्ट्रेट के अंदर के और कोस्ट कॉरिडोर के पास की सड़क के दिखे। जिला मुख्यालय सहित बारिश का यह दौर जिले की रतनगढ़, सरदारसर और सादुलपुर तहसील में भी देखा गया। अंचल में सुबह से ही बादलों की आवाजाही का दौर चल रहा था। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में यह बदलाव हुआ है। चूरू में अप्रैल माह में अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक दर्ज किया जा चुका है। जैसलमेर जिले स्थित सोनू RSMM लाइमस्टोन की ढुलाई को लेकर ठेकेदारों और ट्रक संचालकों के बीच का विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार 16 अप्रैल को ठेकेदार द्वारा अपने 10 ट्रक ढुलाई में लगाने के चलते उपजे तनाव के कारण ट्रक संचालक और ठेकेदार के ट्रक ड्राइवरों के बीच मामला इस कदर बिगड़ गया कि ठेकेदार के सभी 10 ट्रकों में तोड़फोड़ की गई, वहीं एक ट्रक को आग के हवाले भी कर दिया गया। इस घटनाक्रम के बाद उपजे तनाव को गंभीरता से लेते हुए जैसलमेर डिप्टी श्याम सुंदर सिंह सहित पुलिस के कई आला अधिकारी सैकड़ों पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। उन्होंने पत्थर मारे, बोतल और लाठी वगैरह सब मारे थे, और उसमें से हमारे को चोट पे आई। हमारे को 4 लोगों को चोट आई है, बाकी की थोड़ी आई है। उसमें जो आदमी जो मारने वाले थे वो 100-150 आदमी थे करीब। जैसे कि वहाँ पे अपना कांटा लगा होता है ना, उधर थे आदमी, छुप के खड़े थे। तो वहीं से पत्थर मारने से हमारी गाड़ी उधर किसने बोल दिया होगा गाड़ी आ रही है, तभी उधर छुपके से घात कर लगा के बैठे थे। तो उन्होंने आके हमारी गाड़ी जैसी पहुँची तो उन्होंने पत्थर मारने स्टार्ट कर दिए, पत्थर लाठी वगैरह सब मार के। वो तो फिर गाड़ी के अंदर सड़के और आगे भी हमारा पीछा भी किया था, तो पीछा करके वो हमारी गाड़ी आगे जाकर रोक दिया था। तो उसी वजह से हमारा जैसे कि पत्थर मारा और लाठी भी साथ किया, तब रास्ते में खड़े लोग खड़े थे। तो 10 गाड़ी पूरे को नुकसान कर दिया, 1 गाड़ी जला भी दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रात को जो घोषणा की थी, उसी के क्रम में आज शाम से लेकर और सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू जो लागू किया गया है, उसी की पालना के लिए आज पुलिस प्रशासन जो है वो साथ में बाजार के अंदर दौरा किया। करीब सारी दुकानें बंद मिली। जिन लोगों ने दुकानें बंद नहीं कर रखी थी उन सब की दुकानों का चालान काटा गया है। लोगों को इस बात की हिदायत दी गई है कि बिना कार्य घर से बाहर ना निकले। शादी समारोह के लिए जो पूर्व में जिन्होंने सूचना दे दी है उनके 50 लोगों तक सीमित रखते हुए शादी समारोह आयोजित कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा दूसरे कोई भी लोग अन्यथा जो है बाजार के अंदर नहीं घूमे, इस बात की हिदायत दी गई है। कल पूरे दिन भी हम प्रयास करेंगे कि कर्फ्यू की पालना पूर्ण रूप से करवाई जाए। इसमें जो आवश्यक सेवाओं को छोड़ दी गई है तो लोग सुबह से लेकर शाम को 5 बजे तक अपनी दुकानें खुली रख सकते हैं, जैसे मेडिकल स्टोर है, दूध डेयरी वगैरह है, इन लोगों को फल फ्रूट सब्जी का। इसके अलावा दूसरे कोई भी जो है संस्थान वो खुले नहीं रहेंगे। राजधानी पटना से नवपुर थाना क्षेत्र के खरंजा गांव के बधार में बदमाशों को पकड़कर ग्रामीणों ने पीट कर एक बदमाश की हत्या कर दी, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं तीसरा
ग्रामीणों के चुंगल से भागने में सफल। दुकान पर से तब फोन आया कि से आपका अमन मारा गया। अमन कहाँ लोग मारा? ये पता नहीं मिला। कहाँ पर मारा लोग? करंजा। पीट के? हाँ, बधार में। कितना इसका एज था? 18। क्या आपका नाम हुआ? ओम प्रकाश केसरी। अमन अभी कौन है आपका? अमन मेरा लड़का हुआ। चला था कि दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति से 2-3 अपराध कर्मी के द्वारा कुछ गहना लेकर जा रहा था, उसको छीन कर भाग रहा था। ग्रामीणों के द्वारा उसका पीछा किया गया। पीछा करने के उपरांत उसके द्वारा गहना फेंक दिया गया। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।